हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम चल गया होगा, तो एनसीईआरटी ने सिलेबस क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, कि वहां सिलेबस कम होना है, ठीक है, 30% या 33%। अब कंफ्यूजन ये था, ठीक है, सभी स्टूडेंट जितने हैं, ठीक है, उनके मन में भी, टीचर्स के मन में भी, ठीक है, कंफ्यूजन ये था कि आपके पास कोर्स रिड्यूस होना है। अब कोर्स रिड्यूस होगा तो कोई चैप्टर गायब होंगे, यानी जैसे 14 चैप्टर है, उसका आपके पास 33 या 30%, लगभग लगभग आपके पास 4 चैप्टर जा रहे थे। तो ये मान के चलिए कि आप हमें क्या 10 चैप्टर पढ़ने थे, या हमारे पास टॉपिक से गायब होंगे, ठीक है। तो मेरे अनुभव के आधार पर वहां भी मैंने बताया था, मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि क्या होंगे, आपके पास चैप्टर गायब होंगे। मैंने ये कहा था कि वहां मुझे पर्सनली ये लगता है कि कुछ टॉपिक से कम होंगे, ठीक है। अब ये अध्ययन करने के बाद जो मैंने सीबीएसई का वेबसाइट से ये मैंने अध्ययन किया, ठीक है, जो रिवाइज्ड कोर्स आया है, तो उस कोर्स के आधार पर मोटा मोटा जो मेरा पर्सनल व्यूज है और या ओपिनियंस है, उनके आधार पर मुझे ये लगता है कि इससे आप लोगों को इतना ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा आपके पास बेनिफिट इन द सेंस कि बेनिफिट तो है ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना आपके पास बोझ कम होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जो भी आपके पास टॉपिक से हटे हैं, वो तो या तो बहुत सरल टॉपिक थे, यानी कोई बच्चा आपके पास उसको आधे घंटे में पूरा टॉपिक कर लेता, आई बात समझ में, या फिर वो आपके पास टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलीवेंट नहीं थे, ठीक है। सीबीएसई में या एनसीईआरटी में तो इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ठीक है, उनने जो भी किया बड़े सोच समझ के किया। उसके पीछे तर्क ये है, देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम के लिए अगर कोर्स कम कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए कोर्स कम कर देते हैं, तो फिर वहां नीट और जेई के लिए भी उनको क्या करना पड़ता, कोर्स कम करना पड़ता, ठीक है। यानी आपके पास 2021 में जो जेई और नीट के लिए आपके पास एग्जाम देंगे, तो उनके लिए फिर कोर्स रह ही क्या जाएगा। इसलिए बड़े सोच समझ के, ठीक है, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं वहां, ठीक है, टेक्निकल लोग हैं सब, बहुत, जितनी हमारी एज नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा तो उनके पास सर्विस है, ठीक है। तो उनने बड़े सोच समझ के बनाया है, ठीक है। अब ये देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मुझे ये नहीं लगता कि इन टॉपिक्स से आपको, यानी जो टॉपिक हटे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला, लेकिन बेनिफिट तो होगा ही, ऑब्वियस है, हटे हैं तो बेनिफिट होगा ही, ठीक है। अब कोरोना महामारी ऐसी होगी करके किसको पता था, आई बात समझ में। अब स्कूल आपके पास कब खुले इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपके पास अक्टूबर में खुले, मुझे तो लगता है कि सितंबर तक तो खुलने नहीं है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियंस है। छठ के खबरें आ रही हैं कि कोई ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन वो कब से एनसीईआरटी ने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है कि ऐसे ऐसे बच्चों को बुलाना है। ये खबरें बहुत पहले से आ रही हैं, ठीक है, आई थिंक 2 महीने पहले से ये खबरें आ रही थी, ठीक है। अभी गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजा है, वो एक्सेप्ट होता है नहीं होता है। जो मेरा अपना व्यू है, मुझे लगता है कि आप ये स्कूल जो खुलने सितंबर के बाद खुलने। देखिए, कल मैंने बनाए थे, ठीक है, कल जो मैंने आपके पास ये इसी पे मैंने बनाया था, वो थोड़ा इंग्लिश में लिखा था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के फोन आए, ठीक है, कमेंट आए, सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो उसी को मैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं हिंदी में इसको लेके आया हूं, ठीक है। और स्टेट बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके यहाँ, ठीक है, ऑल इंडिया आप कहीं भी है, अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी चलती है, तो यही सिलेबस रहना है, आई बात में। जो एनसीईआरटी ने दे दिया है, सीबीएसई ने दे दिया, अगर आपके स्टेट में एनसीईआरटी चलती है, इंडिया में 22 स्टेट्स ऐसे हैं जहां एनसीईआरटी चलती है, ठीक है, तो वहां आपके पास यही सिलेबस आपका लागू होना है। और एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी, परीक्षा पैटर्न क्या होना, जल्द ही वो भी आपके पास अनाउंसमेंट हो जाएगा, वो भी खबर आ जाएगी। फिर मैं कह रहा हूं कि इस बार आपका परीक्षा पैटर्न में बदलेगा, ठीक है। अब कितना बदलाव होता है देखिए, आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो पहले मैंने वीडियो में बताया है आप लोगों को कि 50-50% का बदलाव होना है, ठीक है। 50% एमसीक्यू टाइप के आने हैं और फिर 50% आपके पास यानी रिटर्न आना है, यानी थ्योरेटिकल आना है, ठीक है। तो इसी आधार पर देखिए, ये भी अब मैं परीक्षा पैटर्न ऐसा क्यों होगा इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। लास्ट में आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर हमारे पास है, ठीक है, पहले चैप्टर हमारे पास क्या, वैद्युत आवेश
तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक आपके पास ये नहीं पढ़ना, यानी ये परीक्षा में नहीं आएगा। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो तीसरी एप्लीकेशन थी, ठीक है, क्या? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। और दूसरे चैप्टर में कोई परिवर्तन नहीं है, देखिए देखिए लिखा है दूसरे चैप्टर में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब देखिए तीसरे चैप्टर में कुछ परिवर्तन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। कार्बन प्रतिरोध ये नहीं आना है आपके पास, कार्बन प्रतिरोध के रंग संकेत ये भी नहीं आना है आपके पास, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन ये भी नहीं पढ़ना है। और मीटर से तो आप देखिए ये क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली लिखा, इसका समझ में, इसमें इसको समझना, ठीक है। यानी मीटर से तो आपके कोर्स में है, वो नहीं हटा है, आई बात समझ में। मीटर से तो आपके कोर्स में है, लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। यानी आपके पास क्वालिटेटिव आइडिया ओनली का मतलब यह है कि मीटर से तो, ये मत समझिएगा कि मीटर से तो हट गया है, ठीक है। साइड में मैंने कोष्टक में लिखा है मीटर से तो है आपके कोर्स में, ठीक है, इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए साइक्लोट्रॉन, ये बिल्कुल ही हट गया है, यानी इसको आपने नहीं पढ़ना, यानी चौथे चैप्टर में आपने क्या नहीं पढ़ना है? साइक्लोट्रॉन को नहीं पढ़ना है, ठीक है, चौथे चैप्टर में साइक्लोट्रॉन को नहीं पढ़ना है। अब देखिए जो चैप्टर 5वां है, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है? दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, दो कंडीशन होती है। दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो ये दोनों ही आपने केस नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ये भी आपने नहीं पढ़ना है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व भी आपने नहीं पढ़ना है। ये आपके पास डोमेन सिद्धांत वाला जो था, ठीक है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ ही नहीं पढ़ने हैं, तो ये कहां से पढ़ेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ये चीज है 5वें चैप्टर से इतना हटा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 में चलिए, ठीक है, कोई चेंज नहीं है बेटे। चैप्टर नंबर 6 में कोई चेंज नहीं, देखिए चैप्टर नंबर 6 में कोई चेंज नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में देखिए, 7वें चैप्टर में देखिए विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये नहीं आएगा, ठीक है। और वाटहीन धारा सबसे सरल आपके पास टॉपिक था, ये आपके पास हट गया, इसमें बच्चे बहुत पसंद करते थे इस टॉपिक को, ठीक है। ये वाटहीन धारा नहीं आएगा इस बार आपके एग्जाम में, और यानी आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर 8 में कोई चेंज नहीं है बेटे, चैप्टर 8 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये आपके पास कोई चेंज नहीं मतलब है, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, प्रकाश का परावर्तन से संबंधित, यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। ये प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना है। अगर परावर्तन ही नहीं पढ़ना है तो फिर गोली दर्पण क्यों पढ़ेंगे? अगर गोली दर्पण ही नहीं पढ़ना है तो दर्पण सूत्र भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर प्रकीर्णन भी नहीं पढ़ना है। इतनी चीजें आपने, यानी रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 में नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता एवं सीमाएं, ये बहुत ही सरल था, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ना। ये सब सरल टॉपिक थे, ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण ये नहीं पढ़ना आपने। प्रकाश के ध्रुवण के अंदर ही आपके पास आता पोलराइड, ये भी नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। प्रकाश के ध्रुवण के अंदर ही आपके पास आता था ब्रूस्टर का नियम, ये भी नहीं पढ़ना। ये सब सरल थे, ठीक है, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो ये आपके ये हटा दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा और सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। ये आपने नहीं पढ़ने। अब इसको आप नोट कर लीजिए बेटे, क्योंकि जब हमें, अगर हमें 12th के आपके पास बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम सीमा में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो हम बिना गोला बारूद के नहीं जा सकते, बिना बंदूक के नहीं जा सकते। हमें पता होना चाहिए कि हम सीमा में किस रास्ते जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, ठीक है, आपको नोट होना चाहिए सिलेबस। इसके अगर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप किसी में नोट कर लीजिए,
ठीक है, ये आपने इतनी चीजें नहीं पढ़ने चैप्टर नंबर 10 में बेटे। ठीक है, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता एवं सीमाएं, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है, फ्लोराइड और ब्रूस्टर का नियम, ये धीरे धीरे आप लोगों के समझ में आ जाएगा। अभी आप यहां तक पहुंचे नहीं होंगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, फिर आपके टीचर्स भी आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या नहीं पढ़ना ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में डेविसन जर्मर का प्रयोग ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नो चेंज। चैप्टर नंबर 12 में नो चेंज। चैप्टर नंबर 13 में परमाणु द्रव्यमान नहीं पढ़ना है, समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूटॉनिक नहीं पढ़ना है, और रेडियोएक्टिव क्षय नहीं पढ़ना है। रेडियोएक्टिव क्षय में ही अल्फा बीटा गामा पार्टिकल और रेज के इनके आपके पास प्रॉपर्टीज होती थी, इनके गुण होते थे, ये बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, रेडियोएक्टिव नियम आपके पास सोडी का नियम, ठीक है, ये आपके पास होते थे, ये नहीं पढ़ना है। और आपके पास बंधन ऊर्जा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, यानी आपके पास चैप्टर नंबर 13 में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक है, इसमें से आपने इतनी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 14 लास्ट है बेटे ये। ठीक है, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, एक जेनर डायोड, ये परीक्षा में बहुत आता था। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। और जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में ये नहीं पढ़ना था। ठीक है, सरल सा टॉपिक थे ये सब सरल टॉपिक हटाए गए हैं। ठीक है, और लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में क्या क्या आते थे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। गेट इस बार कुछ पढ़ना ही नहीं, बड़ा सरल होते थे गेट। ठीक है, तो ये चीजें आपने प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपके। ये चीजें आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके। ठीक है, कहीं नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीजें आपने नहीं पढ़नी है। ठीक है, आप खाली मेहनत करते रहेंगे और एग्जाम में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये एग्जाम में इतनी चीजें नहीं आनी है। नहीं पढ़ने का मतलब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मेरा कहने का मतलब नहीं पढ़ने से मतलब ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट चाहे तो पढ़ सकता है, बट ये आपके एग्जाम में नहीं आने हैं। बोर्ड एग्जाम में ये फिजिक्स का आपको बता दिया पूरा। ठीक है, पूरा फिजिक्स की पूरी आपके पास शोध करके मैंने, ठीक है, फिजिक्स का पूरा जानकारी दे दी आपको। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत इसमें शोध किया कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपके पास फाइनल है। ठीक है, तो ये बच्चों आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब रही बात, चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर कमेंट में बताइएगा। अब मैं आगे बात कर रहा हूं परीक्षा पैटर्न की। ठीक है, अब देखिए परीक्षा पैटर्न मुझे जो पर्सनली लगता है, ठीक है, परीक्षा पैटर्न इस बार चेंज होना है। ठीक है, अब परीक्षा पैटर्न में कैसा चेंज होना है ये तो आप पूरा श्योर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है एमसीक्यूज में बढ़ोतरी तो होगी। देखिए सीबीएसई ने कोर्स में बहुत ज्यादा छेड़ाखानी तो नहीं करी है। ठीक है, 30% होगा जरूरी है, लेकिन ये आप ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी बहुत ज्यादा आते हो ऐसा, या किसी से इनका रिलेशन हो। ठीक है, और सीबीएसई ने वही टॉपिक हटाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा किया उनने भी। ठीक है, जिनका कम से कम रिलेशन हो किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, कम से कम रिलेशन हो किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो वही उनने हटाने के प्रयास किए हैं। ठीक है, और अब देखिए जहां तक आपके पास परीक्षा पैटर्न की बात है, जैसे परीक्षा पैटर्न में कुछ ऐसा मुझे मालूम चलेगा मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो बना के लाऊंगा। तो मुझे जो आपके पास लगता है कि इस बार परीक्षा पैटर्न में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, देखिए एमसीक्यू की बढ़ोतरी होगी। मुझे तो अब जो आपके पास मैंने पहले वीडियो में लिखा था 50% आपके पास एमसीक्यू, ठीक है, और आपके पास 50% आपके पास थियोरिटिकल। ठीक है, इसके पीछे भी कारण है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अब देखिए अगर सितंबर तक स्कूल नहीं खुलते हैं, ठीक है, अब बचा कितना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आए बाजू में, तो आपके पास जनवरी में, ठीक है, विंटर वेकेशन हो जाएंगी। ठीक है, और फरवरी में आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे, मार्च में आपके पास क्या हो जाना है, एग्जाम हो जाना है। या तो ये मान के चलिए गवर्नमेंट या तो अगर पैटर्न चेंज नहीं करती है, मुझे अगर अब इसने सिलेबस कम कर दिया, मुझे ये भी नहीं लगता कि सेशन को एक महीना या 2 महीना 3 महीना जो एकेडमिक ईयर है आपके पास 2020-21 इसको आपके पास आगे बढ़ाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, इसी में करेगी। मार्च में आपके एग्जाम होंगे। अगर मार्च में एग्जाम होते हैं आपके पास मिलते हैं 3-4 महीने। 3-4 महीने में देखिए टीचर कितना पढ़ा लेंगे आपको, चाहे कोई भी टीचर हो। आई जब बात समझ में, तो 3-4 महीने में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
तो अब सीबीएसई या एनसीईआरटी ये आप करने का प्रयास करेगी कि बच्चों में और टीचरों से भी बोझ क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये होगा कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, ठीक है। आपने एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा और आपके पास 50% जो होंगे थ्योरेटिकल होंगे। मैं अभी भी मुझे लगता है कि ये होगा। देखिए अब होगा क्या, जैसे मुझे लग रहा है 4-5 दिन में या आपके पास 10 दिन के अंदर इसकी भी इंफॉर्मेशन कभी न कभी आ जाएगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अपने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इसको नोट करेंगे और आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए है तो आप क्या कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।